Hi learners, welcome back to my channel. My name is Arya. In this video, we will take a closer look at a key science concept for your Olympiad preparation. Don't worry if it seems difficult. I will explain everything in easy steps. Let's begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टैंडर्ड 8 का। तो ये है हमारा पहला सवाल। In this given figure, electrolyte, anode and cathode respectively are A, B, C. तो आपको ये चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये जो कंटेनर है इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ये रॉड, ये इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे। ये पॉजिटिव साइड पे एनोड आता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव साइड पे आता है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी लिक्विड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है। अब हमें इसे लेबल करना है। सो ए है एनोड, सी है कैथोड और ये बी है इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी, करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। अभी हमें इसमें मैच करना है। इंसुलेटर, प्रिवेंट्स रस्टिंग, प्योर वाटर, कॉपर वायर। इन तीनों में से इंसुलेटर कौन है? आपने पढ़ा ही होगा अर्लियर स्टैंडर्ड्स में कि इंसुलेटर का मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। और इन तीनों में से वो चीज़ है प्योर वाटर। प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट नहीं होने देता। कॉपर वायर एक कंडक्टर है, अपने थ्रू कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। सो इंसुलेटर है प्योर वाटर। कंडक्टर प्रिवेंट्स रस्टिंग, ये तो नहीं हो सकता। कंडक्टर का मतलब जो भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक सब्सटेंस से उसका कोई भी अपना लेयर दूसरे एक रॉड पे डिपॉजिट करना। जैसे कि समझ लो कि हम लोगों ने इधर एक कोई भी एक आयरन और ले लिया, किसी भी मटेरियल, किसी भी और का एक रॉड ले लिया। अब हम लोग उससे करंट पास कर रहे हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रोलाइसिस बना के। अब जब ये हम लोग करंट पास करेंगे तब वो दूसरे रॉड पर अपने कुछ मेटल्स और मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करके दूसरे मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। और इस डिपॉजिशन की इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक आयरन रॉड होता है, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू से। और जब जिंक का कोटिंग होता है तब आयरन रस्ट से प्रिवेंट होता है। और जिंक का कोटिंग वो आयरन को जल्दी रस्ट होने से बचाता है। सो इलेक्ट्रो प्लेटिंग इज मैच्ड विथ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। सो इसमें से ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज अ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू नॉर्थ। आपको ये तो पता ही होगा कि कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल करंट यानी जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, जो भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पर फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब ऐसा होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया है कि कन्वेंशनल करंट यानी जो भी करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है वो ड्यू नॉर्थ। इसका मतलब कि समझो कि ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये इसमें ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक कन्वेंशनल करंट है जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अभी आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ऑप्शंस को देखो। प्रोटॉन्स इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ। इसका मतलब कि किसी भी एक वायर कोई भी एक ऐसा सर्किट बनाया है जिसमें
वो करंट जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। अभी आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और वो जो भी ये जो सेटिंग किए गए ये सिचुएशन बनाई गई है उसके अंदर कहा है कि जो भी वायर फ्लो हो रहा है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है, ड्यू नॉर्थ। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ जो नॉर्थ की तरफ फ्लो हो। और इसमें क्या है कि प्रोटॉन्स इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ। इसमें पहली बात ये कि प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स एकदम हैवी होते, वो अपनी प्लेस से नहीं हटते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते। तो ये ऑप्शन गलत है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। अभी ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो सेटिंग सिचुएशन के तौर पे जो हमें दिया गया है उसके अंदर एक कोई भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो वो उल्टी डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट है जो इस सिचुएशन के मुताबिक। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ। अभी ये ऑप्शन में ऐसा कहा गया है कि जब ये वायर मूव कर रहा है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। ये ऑप्शन राइट है। एज वायर को हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ में, मतलब एक ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने प्लेस किया है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, और पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, तो फिर करंट नॉर्थ से साउथ ही फ्लो होगा ना, बिकॉज कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। नाउ क्वेश्चन 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है? द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी लो as compared to a metal at a room temperature. Statement 2. The number density of free ions in electrolyte is much smaller than density of free electrons in metal. Statement 1 में ऐसा कहा है कि conductivity of an electrolyte is very low as compared to a metal at a room temperature. यानी किसी भी एक कंटेनर में जब इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है एक रूम टेम्परेचर मेटल से, यानी कोई भी एक लोहे का जो भी टुकड़ा है या फिर एनी कॉपर वायर और मेटल वायर, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है एक इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर से। तो ये बात सही है, बिकॉज हमारा मेटल होता है, जो भी मेटल और कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम मोर इजीली और ज़्यादा कंडक्ट करते हैं कंपेयर टू एन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट इज मच स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। इसका मतलब ये है कि फ्री आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो भी आयन जो जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है ना, समझो कि वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, हमने उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को वाटर ले लिया। जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी वो वाटर को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में ब्रेक डाउन कर देती है, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर से तो वो उसके टू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में तोड़ देती है, H2 और O2, इन दोनों को ब्रेक डाउन कर देती है। तो उसमें ऐसा कहा है कि आयंस जो भी, अब इन दोनों एटम्स को हम लोग आयंस बोल देंगे। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, अभी एक भी इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो ऑफ कोर्स कम ही होंगे ना किसी भी मेटल से। रूम टेम्परेचर कोई भी एक मेटल की चीज़ ले लो और कंडक्टर और वायर ले लो, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू एन इलेक्ट्रोलाइट। So answer will be A. Option A. Both statements 1 and 2 are true, and statement 2 is correct explanation of statement 1. Question number 5. In the experiment, if A is plated with copper, the anode would be. अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस की गैल्वेनाइजेशन, किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल या रॉड पर प्लेट करना है ताकि वो किसी भी चीज़ से प्रिवेंट हो सके। जैसे कि जिंक का प्लेटिंग होता है आयरन पे,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस के थ्रू, और हम लोग आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करते। किसी भी एक चीज़ के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज़ करते। अभी इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ ए इज प्लेटेड विथ कॉपर द एनोड वुड बी, इस एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो ए है, अगर उसे हम लोग कॉपर से प्लेट कर दे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सी जगह फ्लो होगा, कौन सी डायरेक्शन से फ्लो होगा, इस साइड। किसी भी चीज़ पे अगर आपको जो भी इलेक्ट्रोड पे आपको प्लेट करना है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इस तरफ फ्लो होगा। अभी आपको पता है कि जिस रॉड पे हमें डिपोजिशन करना है उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो वो रॉड ऑफ कोर्स कैथोड होगा, कैथोड रॉड होगा, जो कि एक नेगेटिव है। तो उसके ऑपोजिट में दूसरा कौन सा रॉड आता है, एनोड। तो ये एनोड पॉजिटिव है, तो इसमें से एनोड कौन सा होगा ऐसा पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन बी आएगा आंसर, क्योंकि इसमें से इन दोनों में से एनोड ए होगा, बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electricity is passed through calcium nitrate solution in water, dash is formed at the cathode because it requires dash electrical energy to get discharged। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक वाटर के सॉल्यूशन में हमने, वाटर के एक कंटेनर में हमने कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, जिसे CaNO2 कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। जब इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, और 2-3 एलिमेंट्स होंगे। डैश इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कैथोड पे यूजुअली हाइड्रोजन ही फॉर्म होता है। जब हम लोग सिर्फ एक इम्प्योर वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तब हाइड्रोजन ही कैथोड पे होता है और ऑक्सीजन एनोड पे होता है, क्योंकि H प्लस होता है। तो कैनो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, कैथोड हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए हाइड्रोजन कैथोड पे फॉर्म होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स लैश इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन को कम इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़रूरत होता है। हाइड्रोजन को अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इवॉपरेट हो जाएगा, टाइप ऑफ वेपर बन जाएगा। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन सी चूज करेंगे। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट कैथोड बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गेट डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक current is passed through a conducting solution. Some statements are given here. एक इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास किया जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। जब इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये बेसिकली ऐसा बोले कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, तो उसमें पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसे ट्रू फॉल्स करने हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये सही है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड होता है उसके पे डिपोजिशंस हमें ऑफकोर्स मिलने ही वाला है। सॉल्यूशन मे गेट हीटेड, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, सॉल्यूशन हीट नहीं होता। बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो कौन से है, इसमें से 1 और 3 स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए गिवन